प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये जो वीडियो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, जिनका पहला पाठ चल रहा था, जिसका नाम है सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी में हमने 4 श्लोकों का अध्ययन भी कर लिया था। अब शेष बचे हैं इस पाठ में 3 श्लोक, उनका और अध्ययन कर लेते हैं। पहले पढ़ के देते हैं, पढ़ के देखो सभी, मेरे साथ भी पढ़िए। 5वां आपका श्लोक क्या है? विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। दोबारा से पढ़ो, अन्वय करेंगे, अन्वय के साथ अर्थ भी करेंगे। देखो, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अन्वय करते हैं इसका, अन्वय के आधार पर ही अर्थ होगा। जैसे यह पौरुषम विहाय, पौरुषम विहाय, अन्वय कर रहे हैं, ध्यान दें। यह पौरुषम विहाय देवम एव अवलंबते, देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति, वायसः तिष्ठन्ति। ये अन्वय है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं, अन्वय आपके सामने है। हाँ, तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे अन्वय की। यह पौरुषम विहाय देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। जो पुरुषार्थ को छोड़ करके, एक एक शब्द का अर्थ इसी का अन्वय किया हमने, और एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। यह जो पौरुषम पुरुषार्थ को, विहाय छोड़ करके या त्याग करके, देवम दैवम भाग्य पर एवं ही अवलंबते आश्रित रहता है। जो पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य पर ही आश्रित रहता है। प्रासाद सिंहवत, महल के द्वार पर, महल के द्वार पर शेर के समान, यानी शेर की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। उसके सिर पर क्या बैठते हैं? कौवे। सही बात कही है, बिल्कुल ध्यान दो दोबारा से। जो पुरुषार्थ को छोड़कर, यानी जो परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, उसको छोड़कर भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, उन मनुष्यों के ऊपर ध्यान रखना, उन मनुष्यों के सिर पर, जैसे महल के दरवाजे पर शेर की जो मूर्ति होती है उस पर कौवे ही बैठते हैं, ऐसे ही उनके सिर पर भी कौवे बैठते हैं। ये उदाहरण दिया है। ठीक है, क्या अर्थ है? एक एक शब्द का अर्थ लिख रहे हैं। यह अन्वय है, अन्वय के नीचे क्या अर्थ लिख रहे हैं? जो, एक एक शब्द का देखो। जो पुरुषार्थ को छोड़कर या त्याग कर, पुरुषार्थ को छोड़कर या त्याग कर भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं। महल के द्वार पर सिंह या शेर, सिंह की मूर्ति के समान, सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, कौवे बैठते हैं, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। उसके सिर पर कौन बैठते हैं? कौवे।
देखो अन्वय करा दिया, अन्वय के नीचे भी अर्थ करा दिया। जो पुरुषार्थ को छोड़कर या त्याग कर भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मेहनत नहीं करते, केवल भाग्य पर आश्रित रहते हैं कि मेरे भाग्य में जो होगा, भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए कहा है कि महल के दरवाजे पर यानी महल के द्वार पर शेर की मूर्ति के समान, यानी माना कि महल है, महल के दरवाजे पर शेर की मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति पर तो कौवे ही बैठते हैं कि नहीं बैठते? उन्हें क्या पता कि भाई ये शेर है, लेकिन मूर्ति तो है, हकीकत तो नहीं है। हकीकत शेर पर तो कौवा भी नहीं बैठता है, लेकिन मूर्ति पर अब ये बताया है कि महल के द्वार पर शेर की मूर्ति के समान, महल के द्वार पर यानी दरवाजे पर सिंह की या शेर की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, ये इसका अर्थ है। अन्वय मैंने आपको करवाया। यह पौरुषम विहाय देवम एव अवलंबेते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। अर्थ क्या है? जो पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर शेर की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अगला पढ़ते हैं छठा। देखो, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मरी रुहा ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थी न है। अब यह है छठा, दोबारा से पढ़ो इसको, फिर इसका अन्वय करेंगे। एक एक शब्द को मैं बोल रहा हूँ। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मरी रुहा मही रुहा ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थी न है। अन्वय करेंगे इसका, छठे का अन्वय। देखो भाई, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी महीरुहा धन्यः ये शाम अर्थिन है विमुखम न यान्ति विमुखम न यान्ति। लो भाई, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी महीरुआ धन्या ये शाम अर्थी ने विमुखम न यान्ति। क्या है इसका मतलब? पुष्पों पत्रों कह दो या पत्तों, पुष्पों यानी फूलों, पत्तों, फलों, छायाओं, जड़ों, और वलकल का मतलब होता है बक्कल। बक्कल का मतलब क्या होता है? छाल। जैसे पेड़ की छाल नहीं होती, उसको बक्कल कह देते हैं। छालों लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन है। कैसे वृक्ष धन है? पुष्पों से युक्त, पत्तों से युक्त, फलों से युक्त, छाया से युक्त, जड़ों से युक्त, छालों से युक्त, लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन है। जिनके याचक, ये शाम जिनके याचक, अर्थीने का मतलब याचक, विमुखे न यान्ति, विमुख नहीं होते। जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, कहने का मतलब नाराज नहीं होते। दोबारा से समझ लो, ऐसे वृक्ष जो फूलों से युक्त हैं, पत्तों से युक्त हैं, फलों से युक्त हैं, छाया से युक्त हैं, जड़ों से युक्त हैं, छालों से युक्त हैं, लकड़ियों से युक्त हैं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, कहने का मतलब नाराज नहीं होते हैं। तो एक एक शब्द का अर्थ देखो। अब इस अन्वय का हम कर देते हैं अर्थ। देखो, पुष्पों फलों पत्तों, पुष्पों पत्तों फलों
छायाओं, जड़ों, छालों, लकड़ियों से युक्त, लकड़ियों से युक्त, लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन्य हैं, वृक्ष धन्य हैं, जिनके याचक, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, विमुख नहीं होते हैं, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, अर्थात नाराज नहीं होते हैं, अर्थात नाराज नहीं होते हैं। अन्वय करवा दिया, अर्थ भी करवा दिया। देखो, पुष्पों, पत्तों, फलों, छायाओं, जड़ों, छालों, लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन्य हैं। कौन कौन से वृक्ष धन्य हैं? ध्यान दो, पुष्पों से युक्त वृक्ष, पत्तों से युक्त, फलों से युक्त, छायाओं से युक्त, जड़ों से युक्त, छालों से युक्त, लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन्य हैं, जिनके याचक, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, अर्थात नाराज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। छठे श्लोक को हमने पढ़ लिया, दोबारा से समझ लो। पुष्पों, पत्तों, फलों, छायाओं, जड़ों, छालों, लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन्य हैं, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, अर्थात नाराज नहीं होते हैं। लिखा रखा है आपको, अर्थ आपके सामने है, अन्वय भी आपके सामने है, अर्थ भी आपके सामने है। अब लास्ट है आपका, चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव, चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना गृहे। दोबारा से पढ़ें, चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। अब इसका अन्वय करते हैं, सातवें का अन्वय। देखो, विपदाम, विपदाम आदौ एव, आदौ एव प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया चिंतनीया, प्रतिक्रिया चिंतनीया। चिंतनिया ही ग्रहे वहनीना प्रदीप्ते वहनीना ग्रहे प्रदीप्ते, ग्रहे प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम, कूप खननम न युक्तम, कूप खननम न युक्तम। ये अन्वय हो गया। इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। देखो भाई, विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनिया ही वहीना, वहीना ग्रहे प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। क्या है इसका अर्थ? सुनो, विपत्ति में, विपत्ति के प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में? विपत्ति के प्रारंभ में ही प्रतिकार का उपाय सोचना चाहिए, यानी बचने का उपाय सोचना चाहिए। कोई विपत्ति आई, संकट आया, उसके प्रारंभ में ही यानी शुरुआत में ही प्रतिक्रिया का उपाय यानी बचने का उपाय सोचना चाहिए। क्योंकि आग से घर जलने पर, आग से, किससे? अग्नि से, अग्नि से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है।
माना कि घर में आग लग गई और कुआं खोदे बैठे, अब होत पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत, वो कहावत सही हो जाएगी कि घर में आग लगने पर, ध्यान दो, अग्नि से घर जलने पर, यानी आग से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। विपत्ति के प्रारंभ में ही या शुरुआत में ही बचने का उपाय या प्रतिकार का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि अग्नि से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कुआं खोदोगे, पानी निकालोगे, इतने तो घर की राख हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अर्थ। एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। विपत्ति में, कैसे समय में? विपत्ति के प्रारंभ में, प्रारंभ लिख दो, या आरंभ में ही, आरंभ में ही प्रतिकार का उपाय, प्रतिकार का उपाय, प्रतिकार का उपाय, यहाँ हम कोष्टक में लिख दें बचने का उपाय, बचने का उपाय सोचना चाहिए, बचने का उपाय सोचना चाहिए। क्योंकि 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 अग्नि से घर जलने पर, अग्नि कह दो या आग, अग्नि से घर जलने पर, घर जलने पर, जलने पर कुआं खोदना, कुआं खोदना, कुआं खोदना उचित नहीं है, कुआं खोदना उचित नहीं है, कुआं खोदना उचित नहीं है। ये इसका अर्थ है भाई कि विपत्ति के प्रारंभ में, विपत्ति के प्रारंभ में ही, विपत्ति के प्रारंभ में ही प्रतिकार का उपाय यानी बचने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि अग्नि से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। दोबारा से समझ लो, विपत्ति के प्रारंभ में ही, विपत्ति के प्रारंभ में ही प्रतिकार का उपाय यानी बचने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि अग्नि से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। लास्ट बार और बता रहे हैं, विपत्ति के प्रारंभ में ही प्रतिकार का उपाय यानी बचने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि अग्नि से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ तक आपका वर्क पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।